हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे तरीके से नेट की तैयारी कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है हिमास जेआरएफ मंत्रा पे। और आज हम करने वाले हैं हमारे पीवाईक्यू सीरीज की दोबारा से शुरुआत, जिसके अंदर हम अपने 2017 तक के 2015 से 2017 तक के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो हर शिफ्ट के कर चुके थे। और अब हम करने वाले हैं 2018 का जुलाई का शिफ्ट फर्स्ट का। एक ही शिफ्ट थी तो ऑब्वियसली पहली शिफ्ट का पेपर जो था वो जुलाई का, वो आज हम करने वाले हैं। और कल जो है हमारा पीवाईक्यू का होगा दिसंबर वाला। ठीक है, तो करें स्टार्ट, करते हैं श्री गणेश पीवाईक्यू का। तो देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 4। अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो क्या कहते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होने से पहले, ध्वनि उत्पन्न होने से पहले ही वागिंद्री, वागिंद्री यानी हमारे जो वाक की इंद्रिय होती है, गले की जो इंद्रिय होती है, उसी का क्या है, उस वो पहले क्रिया हो जाए। ठीक है, ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। स्पृष्ट, ईश, स्पृष्ट और संवृत और विवृत। संवृत और विवृत। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वो मगही नहीं। ठीक है, मगही किसकी है? बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो पश्चिमी हिंदी है, ये हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है। याद रखने वाली बात ये है, हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है, पहली बात ये। और इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं। ठीक है, 6 बोलियां कौन कौन सी आती हैं? एक आती है ब्रज भाषा, एक आती है कन्नौजी, एक आती है बुंदेली, उसके अलावा आती है कोरवी, जिसको हम खड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है, और 5वीं आती है हमारी हरियाणवी, और 6ठी आती है हमारी दक्षिणी। याद रखना। ठीक है, कोरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी। आगे देखिए, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं हैं जो प्राकृत में लिखी गई है। और ये बात रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई। ठीक है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई है। और ये कहा किसके द्वारा गया है? ये वचन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं। आगे देखिए, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है? एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। हाँ, ये जो है ना, इसके अंदर इसका ये नहीं है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट। ये है तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। और अगला है ना कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का विचार है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, और आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। किसका विचार है? यह है मिश्र बंधुओं का विचार। ठीक है, और ये रचना ये विचार जो मतलब ये जो कोटेशन है, ये इन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद में दी थी। विनोद से ली गई है एक टाइप से। इसके 3 भाग हैं, जिसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा भाग, पहला, दूसरा और तीसरा भाग जो है वो 1913 में लिखे गए। और इसका चौथा मतलब छपे, प्रकाशित हुए। और इसका चौथा भाग जो है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और उसके अलावा इन 4 भागों में रचना में लिखी गई के अंदर 4591 कवियों को लिया गया है। ठीक है, बस दैट्स इट। और उसके अलावा ये मिश्र बंधु जो थे, ये 3 भाई थे, ये हमको पता ही है कौन कौन थे। गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, बिहारी आप लगा लेना आगे। माफ कीजिए, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, श्याम बिहारी मिश्र, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ी। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। प्राणचंद चौहान का संबंध किस
शाखा से है, तो इनका है राम भक्ति शाखा से। प्रणचंद चौहान का हनुमान नाटक भी लिखा था ना इन्होंने, हनुमान नाटक लिखा था इन्होंने, ठीक है। That's it. उसके अलावा ये देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर कौन कौन आते हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर आते हैं सूर, वल्लभाचार्य, ठीक है, और उसके अलावा नंददास, कृष्णदास, ये लोग आते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, नंददास और कृष्णदास। और उसके अलावा बात की जाए अगर सब सुखी शाखा की, तो सब सुखी शाखा के अंदर आते हैं रामचरण दास, ठीक है। और ज्ञान मार्गी शाखा के अंदर हमारे कबीर, मलुकदास, रैदास, ये लोग आते हैं। अगला देखिए, भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत जो है ये नंददास की रचना है। भ्रमर गीत सूरदास की है, भंवर गीत ध्यान से देख लीजिए, भंवर गीत जो है वो नंददास की रचना है, ठीक है। सूरदास की रचना कौन कौन सी है? सूर सारावली, सूर साहित्य सागर, ठीक है, ये रचनाएं हैं। सूर सागर माफ कीजिए। और चतुर्भुज दास की दान लीला है, और कृष्णदास की भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण और जुगलमान चरित आदि है, ठीक है। अगला देखिए, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगल शासनों के वैभव का चरमो उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है, ठीक है, ये इसका ऑप्शन आंसर है। आगे देखिए, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपुतन के दान जुद जरीबे नेक जो न कुमारी के नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को हिये के विरुद्ध है सही सांचे उर के ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफन के जालिम दमाद है अदानिया ससुर के चोजिन के चोजी महामोजिन के महाराज हम कवि राज चाकर चतुर के। ये बात किसने कही थी? तो ये बात किस राजा के कटु वचन कहने पर कही थी? तो ये कही थी हिम्मत बहादुर, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर ने जब कटु वचन कहे थे ठाकुर को, तो उन्होंने ये बात बोली थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? तो ये है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। एक सेकंड कंफ्यूज हो गई मैं। हाँ, श्यामलता जो है वो ठाकुर जगमोहन की नहीं है किसकी है? बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, प्रेमघन की एक टाइप से। और उसके अलावा ये सारी प्रेम संपत्ति लीला, ये कला गलत है, प्रेम संपत्ति लीला, श्यामा सरोजनी और प्रेम कलाप, ये सारी ठाकुर जगमोहन की, ठीक है। उसके अलावा देखिए, प्रेम संपत्ति लीला जो है, प्रेम संपत्ति लता जो है वो है 1885 में लिखी गई, श्याम लता 1885 के अंदर ही, श्यामा सरोजनी 1886 के अंदर ही, और प्रेम प्रलाप इसके अंदर नहीं बताया गया। प्रेम प्रलाप है सॉरी 1877, ठीक है, नोट कर लेना। बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्याग तपाइए ना दिन काम को तो हल्के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। और बस दैट्स इट। और ये जो है ना ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है, और इनकी समस्त काव्य, बद्रीनारायण चौधरी की जो समस्त काव्य वो है ना, समस्त काव्य कृतियां, उनका संकलन जो है वो प्रेमघन सर्वस्व के नाम से किया गया है, ठीक है, याद रखने वाली बात है ये, प्रेमघन सर्वस्व के नाम से, ठीक है। अगला देखिए, आज रात इससे परदेशी चल कीजिए विश्राम यही जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है श्रीधर पाठक, ठीक है। और श्रीधर पाठक जो है ना वो हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि, और उसके अलावा स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक भी इन्हें ही माना जाता है, ठीक है, स्वच्छंदतावादी कवि इन्हें ही माना जाता है, प्रथम कवि भी है और प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी। उसके बाद देखिए, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा जो है वो शरद चंद्र था ना, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जन्म पर आधारित है, ठीक है, शरद चंद्र के जन्म पर आधारित था, और विष्णु प्रभाकर के द्वारा ये लिखी गई है, ये भी पता होगा आपको, हमारे सिलेबस के अंदर भी है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई। 3 इसके भाग थे, पहला जो था वो था दिशाहारा, दूसरा है दिशा की खोज, और तीसरा था दिशांत, ठीक है।
और अगला देखिए, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है। ये कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो ये मेरे हिसाब से युद्ध और नारी से, ठीक है। और युद्ध और नारी जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है, और ये संकलित किसमें है? श्रृंखला की कड़िया के अंदर, ठीक है, श्रृंखला की कड़िया, इसके अंदर ये संकलित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो ये मिलेगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। एक सेकंड रुकिएगा आप। मजदूरी और प्रेम जो है ये किसका है? ये है सरदार पूरन सिंह का। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो करते हैं ना, साथ के साथ छोड़ेंगे। और उत्साह निबंध जो है वो है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। और जीवन का व्यवसाय निबंध जो है वो है महादेवी वर्मा का ही है क्या? हाँ, ये भी महादेवी वर्मा का ही। उसके अलावा देखिए, इनमें से किस कहानी के व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया? तो वो है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, और ये लिखी किसके द्वारा गई है? जैनेन्द्र के द्वारा। ठीक है। नीलम देश की राजकन्या जो है, बाकी सभी रचनाएं जो हैं ये भी जैनेन्द्र की है, बाहुबली, दृष्टिदोष और नीलम देश की राजकन्या। लेकिन असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में बनाया गया है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी संविदा की नकल और उपयोग की कथा है? तो वो है हमारे ही सिलेबस में लगे हुए उपन्यास परीक्षा गुरु से 1882 के अंदर ये लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी ये 1886 में लिखा गया। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और आदर्श दंपति लिखा गया 1904 में लज्जाराम मेहता के द्वारा। लज्जाराम मेहता के द्वारा। और प्रणय 1890 में लिखा गया किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद किस नाटक का पात्र है? तो प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। 1928 के अंदर ये लिखा गया। ठीक है। और अन्य पात्र हम बहुत वो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो नहीं करेंगे। आगे देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक जो हैं वो कौन है? तो वो हैं नंदुलारे वाजपेयी। और उसके अलावा नंदुलारे वाजपेयी के अन्य आलोचना ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य नए प्रश्न। ठीक है, ये है। और उसके अलावा ये जो है ना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये 1942 में लिखा गया। और इनके जो है ना शांतिप्रिय द्विवेदी, ये जब हम आधुनिक काल करेंगे तब कर लेंगे। आगे देखिए, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का जो है वो नाम क्या है? तो वो है अनुमितिवाद। ठीक है। और उसके अलावा भोगवाद जो है वो है भट्टनायक का। इसको मुक्तिवाद भी कहा जाता है। ठीक है। और अभिव्यक्तिवाद जो है वो है अभिनव गुप्त का। हाँ, अभिनव गुप्त का। ठीक है। और उसके अलावा आरोपवाद, जिसको उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। और उत्पत्तिवाद कहा जाता है, और आरोपवाद जो है वो है भट्टलोलट का। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड्स के द्वारा लिखित नहीं है? तो आई ए रिचर्ड्स के द्वारा लिखित नहीं है नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1948 में लिखी गई है। और लिखी किसके द्वारा गई थी? ये टी.एस. इलियट की पुस्तक है। टी.एस. इलियट की पुस्तक है। ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है, बाकी तीनों पुस्तकें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, ये सारी पुस्तकें आई रिचर्ड्स की। आगे देखिए, घोर अंधारे चंदमणि जिमी उजो करियो परम महासुख एक उकणे दुरी शेष रही। इस करी इस उपयुक्त दोहे में माँ सुह का संबंध किस किस से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी और सी। महासुख का तत्सम स्वरूप है,
और महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, और प्रज्ञा योग से महासुख की दशा संभव है। ठीक है, ये अगला देखिए, गोरख जगाए जो भक्ति भगाए लोग, इस पंक्ति में तुलसी का अभिप्राय क्या है? कि इसके अंदर अभिप्राय जो है वो एक तो ये है, एक मिनट, हाँ, एक तो ये है कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, और इसके अलावा योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। तो ए और सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, ना नगरी काया विदिकीना ले खोज पावा दे जी पय सुठी अगम पंथ बड़बांका तस मार्ग जस सुई कनाका बांक चढ़ाव सात खंड ऊंचा चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों प्रयुक्त में चार बसेरी से अभिप्राय क्या है? तो वो मिलेंगे शरीयत तरीकत, तो इसका यही मिलना चाहिए। हाँ, यही, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, ये देखिए, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग है, इनका है। और हाँ, शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक चार सोपान है, यही गलत नहीं थी मैं। आगे देखिए, जाके कुटुम सब ढोर ढोवत फिरही अजो बानारसी आसपासा आचार सहित विप्र करही उदंडवती तीन तने रविदास दासा अनुदासा। इस काव्य पंक्तियों में किन भाव की व्यंजना हुई है? एक तो वर्ण व्यवस्था की हुई है, ठीक है, एक शायद गर्भोक्ति होना चाहिए, 24 का बी है, हाँ, ए बी और सी, लोक व्यवहार का हुआ है, विनय हुई है, ऋण व्यवस्था है, गर्भोक्ति नहीं। आगे देखिए, झूठो है झूठो सदा सदा जगू सत्य कहत जे अंतु लहा है ताको सहे सठ संकट कोटि काढ़त दंत करंत रहा है। जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है जान की जीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, तीसरी पंक्ति यानी जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है, कि उनको कहा है कि आ, एक तो इसका मिलेगा एक ही, उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए इसका, हाँ यही है कि उन्हें अपने ज्ञानीपने का अभिमान बहुत है, और उसके अलावा हाँ विस्वयं महागवार है, यानी जिनको अपने ज्ञानीपन का अभिमान है ना, वो एक्चुअल में गवार है, अभिमान कभी नहीं होता किसी को। उसके बाद देखिए, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं क्या हैं? तो रीति मुक्त कविता की विशेषताएं जो हैं वो एक तो है ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, और उसके अलावा एक सेकेंड, इसका हाँ, उसके अलावा ये मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, और उसके अलावा ये सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। ठीक है, आगे देखिए, क्या हो जाता है पता नहीं इसके अचानक। उसके बाद देखिए, कि शुक पुंज से फूली रहे सुलगी उर्दौ जो वियोग तिहारे मातो फिरे न घिरे अबलानी पे जान मनोज उदारत मारे हवे अभिलाषनी पात निपात कड़े हिये सूल उसासनी सारे है पतजार बसंत दुहु घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावे व्यंजना के कौन कौन से रूप जो है वो प्रस्तुत हुए हैं? इसके अंदर हुए हैं, एक तो हुआ है उक्ति वैचित्र, एक हुआ है उक्ति चमत्कार, और एक हुआ है उक्ति विपर्य। ठीक है, ए और बी और सी इसका आंसर। आगे देखिए, मीराबाई के पदों में मुख्य है, तो मीराबाई के पदों के अंदर मुख्य जो है वो एक तो है ये कि अपूर्व भाव विफलता, एक है रस्यानुभूति, और एक है भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। अपूर्व भाव विफलता, रहस्यानुभूति और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। अगला देखिए, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो है वो, ये कूट वाले बहुत आते हैं, तो ध्यान से करना। ठीक है, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, ठीक है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, और खड़ी बोली का उदय सोरचनीय अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य है भाई, ऐसी बात नहीं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी दिनकर से है? तो एक तो युद्ध दर्शन, रामधारी सिंह दिनकर ने भाई युद्धों का बहुत ज्यादा वर्णन किया है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, कामाध्यात्म की समस्या भी इन्होंने बताई है अपने उसमें, कौन से में बताई है, एक था शायद, कौन से में। और उसके बाद देखिए, पौराणिक प्रसंग में भारत चीनी युद्ध का योगीन संदर्भ। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगेय से है? तो इसका संबंध है सच्चिदानंद, एक तो आत्मचेतस, ठीक है, और उसके अलावा एक बावरा हेरी, और एक जापानी लोककथा का रचनात्मक उपयोग, ऐसा देना है ना, ठीक है, ए सी और डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं?
तो प्रेमचंद की कहानियों के अंदर एक तो है अमीना, सी 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 चारों में है, और एक शायद पंडित बुद्धिराम भी है, और एक सुनंदा भी है। सॉरी, एक कॉल आ गया था, दैट्स वाई बीच में थोड़ा सा रोकना पड़ा। तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। तो पंडित बुद्धराम है, अमीना है और सुनंदा है, बी, सी और डी। मेरे को ये लग रहा है कि शायद इसका ऑप्शन 3 नहीं होना चाहिए, बट देख लेते हैं। 33, हाँ सही है, बी और सी होना चाहिए, सुनंदा नहीं है, पंडित बुद्धराम है और अमीना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। एक चीज और, ये जो लहना सिंह है ना, ये हमारे ही सिलेबस के अंदर लिखी हुई लगी हुई कहानी है, उसने कहा था, उसका है, और उसने कहा था लिखी किसके द्वारा गई है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ठीक है, और पंडित बुद्धराम जो है वो बूढ़ी काकी, ये प्रेमचंद की है, और अमीना ईदगाह से है, और सुनंदा जो है वो पत्नी कहानी से लिखी गई है और जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र वो हैं कृष्णचंद्र और सोफिया और गजाधर। ठीक है, यानी कि ए, बी और डी, तो इसका सी, कृष्णचंद, सोफिया और गजाधर। ठीक है, कृष्णचंद और गजाधर ये दोनों के दोनों जो हैं वो हैं सेवा सदन प्रेमचंद के, सॉरी, सेवा सदन के हैं, और सोफिया जो है वो है रंगभूमि की। ठीक है, और हरि प्रश्न जो है वो है सुनीता, सुनीता उपन्यास के, सुनीता किसके द्वारा लिखा गया है, जैनेन्द्र के द्वारा। ठीक, ओके, अगला है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक तो शायद आलोक पर्व है, हाँ आलोक पर्व और विचार और वितर्क, ए और सी। ठीक है, आलोक पर्व जो है वो लिखा गया है 1972 में, या प्रकाशित हुआ है, और विचार और वितर्क जो है वो 1957 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, माटी हो गई सोना जो है वो कन्हैया लाल मिश्र पद्माकर का है, कन्हैया लाल मिश्र का। ठीक है, और कुछ उतले कुछ गहरे इंद्रनाथ मदान का, इंद्रनाथ मदान। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। तो इसके अंदर है दलित आत्मकथाएं हैं, एक तो है अपने अपने पिंजरे और एक है मेरी पत्नी और भेड़िया। अपने अपने पिंजरे के दो भाग हैं, 1995 और 2000। ठीक है, और मेरी पत्नी और भेड़िया जो है वो 2010 के अंदर लिखी गई, और लिखी किसके द्वारा गई है, ये दोनों ही मोहनदास नैमिषारण्य के द्वारा, नैमिषारण्य के द्वारा, मोहनदास नैमिषारण्य। ठीक है, और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, और ये राजेंद्र यादव की आत्मकथाएं हैं, राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, और गर्दिश के दिन, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, गर्दिश के दिन जो है वो कमलेश्वर की। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है साधारणीकरण के विषयों में कौन से कथन सही है। ये बीच में शायद है ना मेरे से एक क्वेश्चन छूट गया है गलती से, 37 और 38 दो क्वेश्चन छूट गए हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट मैं कोशिश करूंगी कि ये मैं ग्रुप में डाल दूं। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है, तो इसका है आंसर बी और सी। ठीक है, साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, और साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। ठीक है, अगला देखिए, पता नहीं क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर, ये होता ही नहीं स्लाइड। उसके बाद देखिए नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन जो है ना वो इसको
मतलब इसका ऑप्शन जो है वो नेट ने एनटीए ने सही नहीं बताया था। वैसे इसका ऑप्शन जो है 3 है। एक तो कि इसमें अलंकार ध्वनि है, एक तो इसमें अलंकार ध्वनि है, और दूसरा ये रस ध्वनि का उदाहरण है, और दूसरा और उसके अलावा ये लक्षण लक्षणा पर आधारित है। यानी इसके 3 ऑप्शन थे, ए बी और डी। यानी ए और बी तो हम मानेंगे ही, साथ में इसके बी के अंदर डी भी मानेंगे, तो चौथा मान लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम 48। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा चंदायन, फिर आएगी मृगावती, फिर आएगी चित्रावली, और फिर आएगा अनुराग मांसरी, इसका 4th है। ठीक है, चंदायन किसके द्वारा लिखी गई है? चंदायन लिखी गई है मुल्ला दाऊद के द्वारा। ठीक है, मृगावती जो है वो कुतुबन के द्वारा लिखी गई है। चित्रावली उस्मान के द्वारा लिखी गई है, और अनुराग मांसरी जो है वो नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अनुराग मांसरी 1764 में, चित्रावली 1613 में, और मृगावती 1501 में, और चंदायन 1379 में। अगला देखिए, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम, तो ये आएगा रकम दमसू, इसके अंदर आएगा सबसे पहले, हाँ इसका ऑप्शन 2 ही मिलना चाहिए, ऑप्शन 2, गुरु नानक, दादू और मलुकदास और सुंदरदास। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1669 में। दादू दयाल का जन्म भी 1469 में, 1469 क्यों लिख रही है, 1469 में, और मलुकदास का जन्म हुआ है 1574 में, और सुंदरदास का जन्म हुआ है 1596 में। ठीक है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन 2, भूषण, जसवंत सिंह देव और सूरत मिश्र। ठीक है, भूषण का जन्म हुआ है 1613 में, जसवंत का जन्म हुआ 1626 में, देव का जन्म हुआ 1673 में, और सूरती मिश्र का जन्म हुआ 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। ठीक है, अगला देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद सुगुस्नई और रामरेश त्रिपाठी। ठीक है, श्रीधर पाठक का जन्म हुआ है 1859 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म हुआ है 1865 में, गया प्रसाद सुगुस्नई का जन्म हुआ है 1883 में, और रामरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ है 1889। ठीक है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका मिलेगा, जाल समेटा सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो इसका होना चाहिए हाँ, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। ठीक है, निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, और जाल समेटा 1973। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? मधुबाला सबसे लास्ट में आएगा, इतना पता है, मतलब ऐसा देवी ना पहले आना चाहिए, तो इसका ऑप्शन आएगा, हाँ, प्रलय की छाया, मधुबाला, ऐसा देवीना और पटकथा। ठीक है, प्रलय की छाया 1925 में लिखी गई है, किसकी? प्रसाद की। मधुबाला किसकी है? मधुबाला है बच्चन की, बच्चन सिंह नहीं, हरिवंश राय बच्चन है, 1936 में। ऐसा देवीणा 1961 में अगे के द्वारा लिखी गई, और पटकथा 1972 में धूमिल के द्वारा लिखी गई, सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा। अगला देखो, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा हमारा दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, और पहला पड़ाव। दिव्या जो है वो है यशपाल की, 1925, नहीं सॉरी 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 1945। जहाज का पंछी इलाचंद्र की, ठीक है, और 1954 में
अमृत और विष नागर की 1966 में, और पहला पड़ाव 1987 में श्रीलाल शुक्ल के। उसके बाद देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम जो है वो है एक टोकरी पर मिट्टी, उसने कहा था राजा नीलकंठ और परिंदे। एक टोकरी पर मिट्टी लिखी गई 1901 में, किसके द्वारा? माधवराज स्प्रे के द्वारा, ठीक है। और उसने कहा था वो लिखी गई है गुलेरी के द्वारा 1914 में, क्या नहीं 1915 में। और राजा निर्बंसिया लिखी गई 1957 में कमलेश्वर के द्वारा, हाँ कमलेश्वर के द्वारा। और परिंदे जो है वो लिखी गई है निर्मल वर्मा के द्वारा 1960 में, ठीक है। और ये सारी हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है। उसके बाद देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम है श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य और कला का जोखिम। श्रृंखला की कड़ियां किसका है? महादेवी का 1942, ठीक है। अशोक के फूल है द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे HPD जी, और 1948 में, ठीक है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है 1961 में, ठीक है। और कला का जोखिम जो है वो है निर्मल वर्मा 1981, ठीक है। अगला देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी प्रग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो जीवनी प्रग्रंथों का सही अनुक्रम है कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा और व्योमकेश दरवेश। कलम का सिपाही जो है वो लिखा गया है अमृत राय के द्वारा, ठीक है। कब लिखा गया? 1962 में। कलम का मजदूर है मदन गोपाल के द्वारा 1964 में। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है 1974 में। और व्योमकेश दरवेश 2011 में लिखा गया विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। उसके बाद देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम जो है वो है सेतुबंद, 8वां सर्ग, एक दूनी एक और रति का कंगन, ठीक है। सेतुबंद लिखा गया 1972 में, 8वां सर्ग लिखा गया 1976 में, एक दूनी एक लिखा गया 1987 में, और रति का कंगन लिखा गया 2010 में। अगला देखिए प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य, और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1929 में लिखा गया, किसके द्वारा? शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है। ओहो सॉरी, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, शुक्ल जी के द्वारा नहीं लिखा गया, ये लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1952 में। सॉरी माय बैड, ठीक है। कवि सुमित्रानंदन पंत लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी, कब प्रकाशित हुआ? 1976 में। मिथक और साहित्य 1979 में लिखा गया डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास लिखा गया 2001 में रामविलास शर्मा के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इनका सही अनुक्रम है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला और नई कविता, ठीक है। जयशंकर प्रसाद 1940 में लिखा गया नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, आधुनिक साहित्य 1950 में, कवि निराला 1965 में, और नई कविता 1976 में, ठीक है। अगला देखिए कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम है वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। वामन का जन्म हुआ 8वीं से 9वीं शताब्दी के अंदर, कुंतक का जन्म हुआ 10वीं से 11वीं, मम्मट का जन्म हुआ 11वीं शताब्दी में, और विश्वनाथ का जन्म हुआ 14वीं शताब्दी में। आगे देखिए निम्नलिखित पोलीगोन के क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक सेकंड, ये बीच में जो क्वेश्चन कटे हैं ना, ये वो थे कोड वाले, तो मुझे लगा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए मैंने इनको काट दिया है, ठीक है।
तो इसका होगा खड़ी बोली जो है वो बोली जाती है बिजनौर में, और ब्रज भाषा जो है वो बोली जाती है सुल्तानपुर में, बांगरू जो है वो बोली जाती है करनाल में, और अवधी जो है वो बोली जाती है, एक सेकंड, ब्रज भाषा जो है वो बोली जाती है, कंफ्यूजन हो गई गाइस, एक सेकंड मेरे को। निम्नलिखित बोली को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो खड़ी बोली जो है वो बोली जाती है बिजनौर में, ठीक है। और ब्रज भाषा जो है वो बोली जाती है आगरा में, बांगरू करनाल में, और अवधी जो है वो बोली जाती है सुल्तानपुर में। इज इट 76 का बी? हाँ, दैट्स इट, ठीक है। ओके, आगे देखिए। निम्नलिखित काव्य भाषा को उनके संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रिय प्रवास जो है वो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो डी का है 2, ऑप्शन है हमारा 4 राइट। एलिमिनेशन यूज करना है हमेशा से, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपको एक ऑप्शन राइट मिल गया और वो और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब कि आप बिल्कुल राइट जा रहे हो, आप उस पर निशान लगा दो बिना सोचे समझे, ठीक है। और उसके अलावा देखिए मधुमालती जो है वो शायद अवधि में है, सी का 5, हाँ, मधुमालती अवधि में है, और भंवर गीत है ब्रजभाषा में, और अवट में है कीर्तिलता। बस दैट्स इट, ठीक है। कीर्तिलता किसके द्वारा लिखी गई है? विद्यापति के द्वारा। प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? हरियोध के द्वारा। और भंवर गीत नहीं है, भंवर गीत है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? नंददास के द्वारा। और मधुमालती किसके द्वारा लिखी गई है? मंझन के द्वारा, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ है क्या? एक मिनट को देखने दीजिए। प्रबंध चिंतामणि ये लिखा गया है मेरुतंग के द्वारा, जैनाचार्य मेरुतंग, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो नगर बाहिर डोंबी तोरी कुड़िया छाई, ये है मेरे हिसाब से कणपा के द्वारा लिखा गया, ए का 2, शायद इसका ये होना चाहिए ऑप्शन 80 का, 80 का, ए है इसका, ए का 2। नगर बाहरी डोंबी तोरी कुड़िया छाई, कणपा का कावा तरुवर पंचबड़ा द्वीपा का है, और कड़वा बोल न बोलिस नारी, ये है नरपति नालक का, और मोरा जोगना नवेलरा भयो है गुलाल, ये है खुसरो, ठीक है। अगला देखिए, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित किया जाता है। उन्होंने घटा परिजंग छा, तो ये है जायसी के द्वारा। आवत जात पनैया टूटी कुम्मन दास, अति मलिन वृष भानु कुमारी, ये सूरदास। और कीर्ति भनिति भूति भल सोई, ये है तुलसीदास के द्वारा। यानी ए का 4 है, और बी का 2 है, सी का 1 है, और डी का 3 है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ठीक है। अगला देखिए, दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंध कवियों के साथ, तो हमने किया था विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य के द्वारा है, और रामानुजाचार्य में मेरे हिसाब से तुलसीदास नहीं आएंगे, एक मिनट जाओ, हाँ, विशिष्टाद्वैतवाद में रामानुजाचार्य में तुलसीदास आएंगे, और सखी संप्रदाय में हरिदासी संप्रदाय जिसे कहा जाता है हरिदास आएंगे, और शुद्धाद्वैतवाद के अंदर कुम्मनदास आएंगे, और अद्वैतवाद के अंदर आएंगे हमारे रैदास। तो ए का 3 है, बी का 5 है, सी का 4 है, और डी का 2 है, ओके, ठीक है। इनका जन्म भी बता देती हूँ मैं आपको। हरिदास का जन्म जो है वो हुआ 1478 में, रैदास का जन्म हुआ 1388 में, तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 में, और कुम्मन दास का जन्म हुआ है 1468 में। निम्नलिखित कृतियों उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। वैराग्य संदीपनी किसका है? तुलसीदास का है, यानी डी का हमारा है 1, तो तीनों में दे रखा है, तो दूसरा 6 वो करेंगे। जप्पू जी जो है वो लिखा गया है गुरु नानक के द्वारा, तो ए का है 5, ये भी 2 में दे रखा है, ए का 5, बी का 1, ठीक है। बरवे नाई का भेद जो है वो किसका है? रसमंजरी, रसमंजरी नंददास का है, बी का 3, ऑप्शन 3 हमारा सही होना चाहिए, कि सी का ऑप्शन 3, ठीक है। और बरवे नाई का भेद जो है किसका है? वो रही, एक सेकेंड, हाँ, बरवे नाई का भेद जो है वो हमारा रहीम का है। अगला चलिए,
अच्छा, इसके पीछे जो इनके जन्म है ना, सॉरी, इनके जो जन्म है ना वो भी मैं बता देती हूँ, देख लो। तुलसीदास का जन्म मैं बता ही चुकी थी आपको, 1532। ठीक है। कबीर का जन्म हुआ है 1398 में। नंददास का जन्म हुआ है 1533 में। रहीम का जन्म हुआ है 1556 में। और नानक का जन्म हुआ है 1469। ठीक है। अगला देखिए, रचनाकार को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो शिवराज भूषण जो है वो है जीवन चरित्र, ठीक है। 82 का होना चाहिए बी। 51 सर्वांग निरूपण है। छत्र प्रकाश जो है वो रस निरूपण है। यह बारिश जो है वो, सारा कंफ्यूजन हो जाती है सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। देखो, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर 82 का है बी, जो मैंने बताया था ना कि शिवराज भूषण जो है ना वो है अलंकार निरूपण। छत्र प्रकाश जो है वो है जीवन चरित्र। विरह बारिश जो है वो है रीति स्वच्छंद वृत्ति। और काव्य निर्णय जो है वो है सर्वांग निरूपण। ठीक है। आगे देखिए, रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो रस सागर जो है वो है श्रीपति के द्वारा लिखा गया। ठीक है। और रस राज जो है वो मतीराम के द्वारा लिखा गया है। तो ए का 5 है और सी का 1 है। बी का 2 है रस चंद्रोदय कविंद्र। और रस पीयूष निधि जो है वो है सोमनाथ का। उसके बाद देखिए, काव्य पंक्ति को उनके रचनाकारों के सामने। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये है हमारे निराला। मैं दिन को ढूंढ रही थी जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता ही रख प्याली। और उसके बाद देखिए, बिखरी अलखे जो तर्क जाल वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशि खंड सदृश था स्पष्ट भाल, ये प्रसाद है। और रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ, ये शायद अगले है। तो ए का 4 और डी का 5, तो इसका ऑप्शन होगा ए, 84 का ए। और मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता ही रख प्याली में, बी का 3 महादेवी। और ये जो है ना ये है सरोज समृद्धि से, ये पंक्तियां हैं सरोज समृद्धि से। और ये मेरे को पता नहीं है, ये भी नहीं पता, ये जो है ना ये कमाईनी से उठाई है। ये शायद श्रद्धा के लिए, क्या पता, ईड़ा ईड़ा के लिए ये लाइनें बोली गई थी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृति के साथ सम्मिलित कीजिए। कर्ण जो है वो रश्मिरथी से है। और राहुल राहुल शायद ओशिनेरी जो है वो उर्वशी से है। तो ए का 3 कहाँ है, ये रहा। ठीक है। कमला जो है वो प्रलय की छाया से है। ओशिनेरी उर्वशी से है। और राहुल यशोधरा से है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, फिर भी क्या अपने ज्ञान मार्ग के पथ में मुझको बाधा पाते। मतलब मैंने जैसे जोड़ा है, ऐसा कुछ है। बहुत सुंदर लिखा हुआ है मैथिली गुप्त में यशोधरा के बारे में। लोग चाहे उनको ये बात कहे कि वो मतलब बहुत ज्यादा ऐसे पिछड़े हुए कवि हैं और ऐसे बिल्कुल निबंध की तरह लिखते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैथिली गुप्त और दिनकर जैसे तो किसी ने लिखा ही नहीं होगा, इतना जबरदस्त लिखा है इन्होंने। ठीक है। रश्मि रथी जो है वो 1952 में लिखी गई। और कमला यानी कि प्रलय की छाया जो है वो लिखी गई 1925 में। ठीक है। कमायनी 1935, यशोधरा 1932 और उर्वशी 1961। ठीक है। उर्वशी दिनकर के द्वारा लिखी गई। रश्मि रथी दिनकर के द्वारा लिखी ना, हाँ, दिनकर के द्वारा लिखी गई। यशोधरा गुप्त के द्वारा लिखी गई, मैथिली गुप्त के द्वारा। प्रलय की छाया ये लिखी गई प्रसाद के द्वारा। और कमायनी जो है वो भी प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई। देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कला और गुड़ा चांद जो है वो सुमित्रा नारायण पंत की है। और दीपशिका ये नहीं है। आगे का है सतरंगिणी, ए का 4 और 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड में जमगे। 86 का सी बता रखा है। ए का 3 है। आगे का है पहले मैं सन्नाटा बुनता, कंफ्यूजन बार बार हो जाती है।
आगे का है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, फिर बच्चन का है सतरंगिणी, रघुवीर सहाय का है सीढ़ियों पर धूप में, और सुमित्रा नंदन पंत का है कला और बूढ़ा चांद, और दीपशिखा है महादेवी वर्मा की। तो कला और बूढ़ा चांद जो है वो लिखी गई 1959 में, दीपशिखा जो है वो लिखी गई 1942 में, सीढ़ियों पर धूप जो है वो लिखी गई 1960 में, सतरंगिनी 1945 में, और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973। ठीक है। उसके बाद देखिए उसमें जुड़े आंदोलनों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हमारे जो लक्ष्मीकांत वर्मा है वो शायद है, नरेश जो है वो तो है नकेनवाद से, कंफ्यूजन ही नहीं है, बी का 5 देखो। ठीक है। और लक्ष्मीकांत वर्मा जो है वो है हमारे ए कविता से, तो ए का 4 बी का 5, ए का 4 बी का 5। और शंभुनाथ सिंह है नवगीत से, और केदारनाथ अग्रवाल जो है वो है प्रगतिवाद से, और प्रयोगवाद से कौन है अभी। ठीक है। इसके अंदर गैंग्रीन से है मालती, और उसने कहा से है, उसने कहा था, उसने कहा था से है बोधा सिंह, और आकाशदीप से है बुद्धगुप्त। तो ए का 3, सी का 5 और डी का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और दिल्ली में एक मौत जो है वो है अतुल। ठीक है। आकाशदीप किसके द्वारा लिखी गई है, प्रसाद के द्वारा। दिल्ली में एक मौत जो है वो लिखी गई है कमलेश्वर के द्वारा, और उसने कहा था लिखी गई है गुलेरी के द्वारा, और गैंग्रीन लिखी गई है अग्नि के द्वारा। ठीक है। लिखी कब गई तो ये नहीं है विकल्प। अगला देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्णय विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। तो अजय की डायरी, अजय की डायरी जो है वो है शायद विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। हाँ, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है, ए का 4 है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला इज राइट। ठीक है। और बी का है 3 अंतराल, अंतराल है स्त्री पुरुषों के संबंधों में जटिलता, और महाभोज जो है वो है समकालीन राजनीतिक प्रवेश, और बसंती जो है वो विदेशों में शोषित नारी नहीं, वो है महानगरों में बसी गंदी वस्तुओं का चित्रण। ठीक है। अजय की डायरी जो है वो 1960 में लिखा गया, किसके द्वारा, डॉक्टर देवराज के द्वारा। ठीक है। अतराल जो है वो लिखा गया 1972 में मोहन राकेश के द्वारा, और बसंती के द्वारा लिखा गया 1980 में भीष्म साहनी के द्वारा, सॉरी। और महाभोज जो है वो लिखा गया 1979 में महादेवी, सॉरी, मन्नू भंडारी के द्वारा, मन्नू भंडारी के द्वारा। ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जीप पर सवार इलिया जो है वो है हरिशंकर परसाई की, सी का 5 पता है। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी की, जीप पर सवार इलिया शरद जोशी की। तो गंधमादन जो है वो तो है कुबेरनाथ राय की, सी का 3, ऑप्शन इज राइट। और कहनी अनकहनी जो है वो है धर्मवीर भारती की, जीप पर सवार इलिया जो है वो शरद जोशी की, और मिट्टी की ओर जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है। कहनी अनकहनी जो है वो 1970 में लिखी गई, और गंधमादन जो है वो 1972 में, जीप पर सवार इलिया लिखी गई 1971 में, और मिट्टी की ओर जो है वो लिखी गई 1940 में। अगला देखिए, स्त्री पात्रों से संबंध नाटकों को सम्मिलित कीजिए। तो देवसेना जो है वो है हमारे स्कंदगुप्त से। ठीक है। और उर्वी जो है, उर्वी कहेंगे नहीं, 91 का होना चाहिए। ठीक है, 2 देखो पहले। सी, उर्वी जो है वो पहला राजा, हाँ पहला राजा से है, और सुंदरी जो है वो लहरों के राजवंश, लहरों के राजहंस से है, और वेणुरति जो है वो है सूर्यमुख से। ठीक है। तो लहरों के राजहंस जो है वो 1963 में लिखा गया, और पहला राजा 1969 में लिखा गया, लहरों के राजहंस 1963 में लिखा गया है, और सूर्यमुख जो है
वो लिखा गया है 1968 में, और स्कंदगुप्त लिखा गया है 1928 में प्रसाद के द्वारा। अगले देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूरज का सातवां घोड़ा, मेलांचल, वेलांचल में नत्थु है, और तमस में शायद विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा है, तो एक बार मैं देख लेती हूँ, ठीक है। मेलांचल में विश्वनाथ प्रसाद नहीं है क्या? हाँ, बी का शायद 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 92 का ए। हाँ, मेलांचल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, तमस जो है उसमें नत्थु है। और 1 इंच मुस्कान, इसके अंदर है रंजना, और सूरज का सातवां घोड़ा है, इसके अंदर है मणिक मुल्ला। दैट्स इट, ठीक है। मेलांचल किसके द्वारा लिखा गया है? गणेश्वरनाथ रेणु के द्वारा, और तमस भीष्म साहनी के द्वारा, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के द्वारा, और उसके अलावा कुछ है क्या? हाँ, उसके अलावा सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। और सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो लिखा गया 1952, मैला आंचल जो है वो 1954, और 1 इंच मुस्कान जो है 1963, और तमस जो है 1973। अगला देखिए, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हम हशमत जो है वो कृष्णा सोबती का है, माटी की मूर्ति रामकृष्ण मैनीपुरी का है, और देखिए ए का 4 और सी का 2, तो ऑप्शन है यही, ऑप्शन 2 ही होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और बच्चन निकट से, ये है अजीत कुमार का, और चिड़ों पर चांदनी जो है वो है निर्मल वर्मा का। और इसके अलावा देखिए, हम हशमत जो है वो 1977 में लिखा गया, बच्चन निकट से 1968 में, और माटी की मूर्ति 1946 में, और चिड़ों पर चांदनी 1964 में। दैट्स इट। आगे देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों को उनके निहित अलंकारों के साथ में लिखिए। रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चोन। श्लेष होना चाहिए इसमें, तो ए का 3 होना चाहिए श्लेष, राइट। और बी का 1, ऑप्शन नंबर ए सही है इसके अंदर। बंसी धुन सुनी ब्रज वधु चले विसार विचार, मुझे भूषण पहिरे पगनी पूजन लपेटे हार। ऐसा इसके अंदर ये है ना कि बुज भूषण पहिरे, यानी आभूषण, मतलब जो भुजा के हैं वो पैरों में पहन लिए, इस प्रकार से पहन लिया, और पैरों के जो है वो हाथों में पहने, गले में पहने, इस प्रकार से। जिस दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बाहर, अब अली रही गुलाब की अपत कंटीली डार। ये है इसके अंदर अनुक्ति अनुप्रास। और उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। इसके अंदर है, सॉरी, इसके अंदर है रूपक। सेट। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके संबंधित आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो स्वच्छंदतावाद जो है वो है शायद जॉर्ज लुकाच का, बाकी देख लेते हैं। 94 का ए है। स्वच्छंदतावाद जो है वो है रॉबर्ट बर्न्स का, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो फ्रेडरिक जेम्सन का। यथार्थवाद जो है वो है जॉर्ज लुकाच का, और उत्तर संरचनावाद जो है लुई अल्थुसर का। दैट्स इट, दैट्स इट, यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच का। आज की क्लास शायद हमारी यहीं पे खत्म होती है। कल हम जो क्लास है वो आगे करेंगे। एक तो भक्तिकाल की प्रमुख संत कवियां, प्रमुख संत कवि जो थे उनकी प्रमुख पंक्तियां, और उसके अलावा हमारी अगली क्लास जो है वो होगी इस पे रामचंद्र शुक्ल की, जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी सेकंड क्लास मैं कल डाल दूंगी, ठीक है। आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे खत्म। सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। अगर कुछ समझ में ना आया तो मुझे बताइए, और कोई भी सजेशन आपका हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, और चैनल जो है वो टेलीग्राम का ज्वाइन करके अपडेटेड रह सकते हो चैनल के वीडियोस से, और भी कोई अगर वीडियो मैं डाल रही हूँ तो उससे, ठीक है। सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, आई विल हेल्प यू। और उसके अलावा अगर क्लास अच्छी लगे लाइक भी कीजिए, और कमेंट में मुझे अपनी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मिस्टेक्स अगर आपको दिखी तो मुझे बताइए, ठीक है। ओके, बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर।